बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि तैयारा हादसे वाली जगह पर पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। DGI-SPR का कहना है कि हादसे में 2 मुसाफिर महफूज रहे। तैयारा आबादी में गिरने से 25 घरों को नुकसान पहुंचा। मुतासरा मकानात के रिहायशियों को मुख्तलिफ मकामात पर मुतबादिल रिहाइशगाहों में मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में PIA के तैयारा हादसे की मुतासरा जगह पर पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि PIA तैयारा हादसे में 2 मुसाफिर महफूज रहे। उन्होंने मजीद बताया कि तैयारा गिरने से 25 घर मुतासर हुए। 25 मुतासरा मकानात को क्लियर कर दिया गया है। DGI-SPR के मुताबिक मुतासरा मकानात के रिहायशियों को मुख्तलिफ मकामात पर मुतबादिल रिहाइश गाहों में मुंतकिल कर दिया गया है। DGI-SPR का यह भी कहना है कि आर्मी के दस्ते, रेंजर्स और समाजी बहबूद की तंजीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची तैयारा हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तहरीरी हिदायत सेक्रेटरी एविएशन और मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची तैयारा हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तहरीरी हिदायत सेक्रेटरी एविएशन और मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची तैयारा हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तहरीरी हिदायत सेक्रेटरी एविएशन और मुतल्लिका इदारों को भिजवा भी दी हैं। तो आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची तैयारा हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। PIA तैयारा हादसे के 19 घंटे बाद कराची पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। हादसे की वजह क्या बनी, पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। कराची पुलिस चीफ ने सीनियर तफ्तीश पुलिस अफसरान को तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जावेद से भी राब्ता करते हैं। फिलहाल आपको बताएं PIA तैयारा हादसे के 19 घंटे बाद कराची पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। हादसे की वजह क्या बनी, पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात भी शुरू कर दी है। कराची पुलिस चीफ ने सीनियर तफ्तीश पुलिस अफसरान को तहकीकात का हुक्म भी जारी कर दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं PIA तैयारा हादसे के 19 घंटे बाद कराची पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, तकरीबन 2:40 का ये गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया जब यह हादसा जो आया जिना गार्डन मलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी के करीब, और चंद कदम के फासले पर जो है वो चंद लम्हात ही बाकी थे कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इसने लैंडिंग कर देनी थी। लेकिन लैंडिंग से कुछ ही लम्हात पहले यह हादसे का शिकार हुआ। तो तब से लेकर अब तक जो है तकरीबन कई घंटे गुजर जाने के बाद जो है वो तहकीकाती इदारों ने और पुलिस हरकत में आई, और पुलिस ने जो है वो इस पर बाज़ाब्ता तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी और उसके अंदर कराची पुलिस चीफ की जानिब से आला अफसरान को तैनात किया गया और वो आला अफसरान जो है वो तहकीकात करेंगे। जबकि इस हवाले से मुकदमा दर्ज करने के लिए भी अहकामात दे दिए हैं। मॉडल कॉलोनी थाने के अंदर इसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वो भी सरकार की मदीयत में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जो लवाहिकीन हैं या उनके मुतासरीन जो है उन तमाम को जो है वो हिदायत दी है कि वो मॉडल कॉलोनी थाने से इस हवाले से जो है वो मालूमात हासिल कर सकते हैं और तहकीकाती कमेटी जो है वो अपनी तहकीकात मुकम्मल करके जो है वो मॉडल कॉलोनी थाने के इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही की जाएगी। जी ठीक है जावेद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कराची के इलाके सराबगोट में ईदी सदखाने में तैयारा हादसे में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन मैयतें वसूल करने पहुंच रहे हैं। यहाँ 49 डेड बॉडीज रखी गई हैं। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा शनाख्त का अमल कहाँ तक पहुंचा है? बिल्कुल जी, सोराब कोर्ट के ऊपर इस वक्त भी जो लोग हैं वो अपने प्यारों की मैयतें वसूल करने के लिए पहुंच रहे हैं। जिना अस्पताल कराची की जो इंतज़ामिया है उनके मुताबिक तकरीबन अब तक 46 मैयतें जो हैं वो ईदी सोराब कोर्ट भेजी गई थी। इसी तरीके से 31 डेड बॉडी जो है वो भेजी गई थी सिविल अस्पताल कराची से। जबकि यहाँ की जो सूरत हाल है, अगर हम इसका जिक्र करें ईदी होम जो सोराब कोर्ट के ऊपर वाक़,
तो यहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरह से कि लोग वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे उनको वहाँ से लेटर मिलता है जिला अस्पताल से या फिर सिविल अस्पताल से या दारू शहर से, तो फिर वो यहाँ पहुँचते हैं, ईदी सोहराब गोड यहाँ पर मैयत वसूल करते हैं और फिर वो तदफीन की वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अभी जो इब्तदाई तौर पर यहाँ से मालूमात हमें मिली है ईदी सोहराब गोड से, यहाँ से हमें बताया गया कि 4 मैयतें यहाँ से वसूल की जा चुकी हैं। जब तक इस वक्त भी 49 मैयतें जो हैं वो यहाँ पर ईदी होम के अंदर मौजूद हैं और जैसे जैसे लोग अपने प्यारों की मैयतें यहाँ वसूल करने आएंगे तो फिर वैसे वैसे उनको मैयतें दी जाएंगी। जी ठीक है, इरफान हमारे साथ ही रहेगा। जावेद काइम खानी में हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बल्कि इरफान आपसे ही जानना चाहेंगे कि जो शनाख्त का अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या तरीका कार अपनाया जा रहा है अब नादरा की जानिब से? जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताऊं कि ये जो इंतज़ामिया थी जिना अस्पताल कराची में, जैसे जैसे लोग वहाँ पर जाते थे या सिविल अस्पताल कराची के अंदर जैसे जैसे लोग जाते थे वहाँ पर पहले आइडेंटिफाइड होता था वहाँ पर कि उसकी जो मैयत है वो ईदी सोहराब गोड के ऊपर भेजा गया है या फिर उसको छिपा जो सर्द खाना है वहाँ पर भेजा गया है। तो फिर वैसे ही यहाँ पर एक लेटर दिया जाता है, वो लेटर लेकर के यहाँ पर ये पहुँचते हैं, वो लेटर बाकायदा तौर पर दिखाया जाता है ईदी सोहराब गोड के ऊपर, फिर यहाँ से मैयत ले जाने की इजाज़त दी जाती है। एम्बुलेंसेज यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, जो लोग हैं वो अपने प्यारे को यहाँ रखते हैं और फिर उसके बाद उसको तदफीन की तैयारी की जाती है। जी ठीक है, इरफान हमारे साथ ही रहेगा। जावेद काइम खानी में हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आपसे भी हम इस हवाले से जानना चाहेंगे कि मलबा उठाने का काम जो कि अब रोक दिया गया है क्योंकि वहाँ पर जो शवाहिद हैं वो इकट्ठा करने हैं तहकीकाती टीम ने, तो उसके हवाले से कोई इतलात सामने आ पाई हो कि कब तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि मलबा जो है उसे हटाया जाए और देखा जाए कि अगर उसके नीचे मजीद लोग या इंसानी अज़ा मौजूद हैं उनको भी निकाला जाए वहाँ से? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ये आगाह करूं कि मलबा उठाने का जो ऑपरेशन था उसे तकरीबन 97 जो बॉडीज थी उन्हें निकालने के बाद ऑपरेशन को रोक दिया गया। दूसरे मरहले का आगाज अब तक नहीं किया गया। इसलिए जब सबसे पहले जो है यहाँ पर वफाकी वज़ीर बाजी जो है वो आएंगे और वो यहाँ का विजिट करेंगे। इसके साथ साथ सिविल एविएशन की मुख्तलिफ तहकीकाती टीमें हैं और अस्करी तहकीकाती टीमें हैं, वो तमाम यहाँ का दौरा करेंगी, यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करेंगे, मुआयना करेंगे। उसके बाद इसलिए कि जिस मुकाम पर ये जहाज़ मौजूद है उसका मलबा जो मौजूद है उसके साथ दीगर व्हीकल्स भी मौजूद है, गाड़ियां भी थी और दीगर पार्ट्स और घर भी मौजूद थे जो डिस्ट्रॉय हुए, जो इसमें मुतासिर हुए, उनका मलबा भी मौजूद है। तो पहले इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा कि कौन सा जहाज का मलबा है और कौन सा जो है उससे जहाज से मुंसलिक नहीं है या जहाज से जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं, उन तमाम को अलहदा करने के बाद ही जो है इसको उठाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन ताहाल जो है ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं किया गया, ना ही कोई तहकीकाती टीम जो है बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर दिखाई दी है कि उसने आकर यहाँ का विजिट किया हो। तमाम अस्करी इदारे और तमाम सिक्योरिटी एहलकार जो इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब ये जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ मीडिया नुमाइंदगान और दीगर इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम दही के में मसरूफ़ है, लेकिन अब तक मलबा उठाने का काम शुरू नहीं किया गया। लेकिन मलबा उठाने के बाद जो है वो ये मुमकिन तौर पर शवाहिद मिलेंगे कि इंसानी आज़ा यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पर 97 मैयतों को यहाँ से निकाला गया है। 2 मौजज़ाना तौर पर जो लोग बच गए थे उन दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उनका ट्रीटमेंट जारी है। एक सिविल अस्पताल के अंदर है बंद सेंटर में, एक निजी अस्पताल के अंदर मौजूद है। दोनों का इलाज जारी है, दोनों जो है सेफ हैं, दोनों की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। जबकि बाकाया 97 अफराद की लाशें मैयतें जो है वो यहाँ से निकाल कर अस्पताल रवाना की गई और शनाख्त के अमल के बाद जो शनाख्त के काबिल थी उन तमाम को शनाख्त के बाद उनके वर्सा के हवाले कर दिया गया है और जो शनाख्त के काबिल नहीं है और ज़्यादा झुलस गई हैं उनके DNA सैंपल्स ले लिए गए और DNA सैंपल लेने के बाद तमाम को ईदी और छिपा के सरखानों में 2 हिस्सों में जो है वो रखा गया है। सरखाने में मौजूद है। अपने प्यारों के लिए लोगों का तांता बंधा हुआ, लोग अपने प्यारों की मैयतें वसूल करने के लिए जो अस्पताल और उसके बाद जो सदखाने दोनों जगह जा रहे हैं। लेकिन जिनकी लाशें, जिन अफराद की लाशें जो है वो मुकम्मल तौर पर झुलस गई हैं और ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, जिनकी शनाख्त जो है वो नाकाबिल है, तो उन तमाम का DNA सैंपल या उनकी शनाख्त का अमल जो है वो DNA सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। उससे पहले जो है कबल वक्त होगा किसी को ये बताना कि लाश किसकी है और किसके की दी जाएगी। जबकि यहाँ की अगर सिचुएशन बताएं करंट तो यही है कि अब तक जो है वो तहकीकाती कमेटी का यहाँ दौरा बाज़ाब्ता तौर पर नहीं देखा गया, ना ही किसी किस्म के शवाहिद इकट्ठे किए। लेकिन ठीक है, अभी शवाहिद इकट्ठे होना बाकी है, उसके बाद ही जो ऑपरेशन है उसे बहाल किया जाएगा। जावेद काइम खानी आपने अपडेट किया, बॉस के इरफान अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। PIA तैयारा हादसे में 97 अफराद शहीद हो गए, लाशें जिना अस्पताल, सिविल और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल कर दी गई हैं। Sir, we have lost engine.
मेडे 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 पाकिस्तान 83। खुशियाँ गम में बदल गई। ईद की मुनासबत से खुसूसी तौर पर चलाई गई परवाज मंजिले मकसूद तक ना पहुँच सकी। लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरने वाला PIA का बदकिस्मत मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। कराची में PIA का मुसाफिर तैयारा लैंडिंग से कुछ ही देर पहले हवाई अड्डे से मुत्तसिल इलाके जिना मॉडल कॉलोनी में हादसे का शिकार हुआ। तैयारा गिरने से मुतादिद घरों में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई। हादसे के बाद रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जाए हादसा पर पहुंची और इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि आग बुझाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर्स तलब किए गए। DGI SPR के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों में सिविल इंतजामिया की मुआवनत के लिए आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान भी मौके पर पहुंचे। सिविल एविएशन के मुताबिक तैयारे की 2:45 पर कराची में लैंडिंग थी। तैयारे में 91 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान मौजूद थे, जिनमें कैप्टन सज्जाद गुल, फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम, फरीद अहमद, अब्दुल कयूम अशरफ, मलिक इरफान, अस्मा शहजादी, आमना इरफान शामिल हैं। जहाज के पायलट और ट्रैफिक कंट्रोल टावर के दरमियान आखिरी राब्ते की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई, जिसमें पायलट ने एक इंजन फेल होने की इत्तला और मेडे मेडे की कॉल दी थी। Confirm you are carrying out daily landing. Runway available to land at 25. Mayday, 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 Pakistan 8303. जिस पर पायलट को बताया गया तैयारे की लैंडिंग के लिए 2 रनवे दस्तयाब हैं, जिसके बाद तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया। PIA इंतजामिया के मुताबिक जहाज में उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी सामने आई थी, जिससे मुतालिक पायलट ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी आगाह किया। दूसरी जानिब वफाकी वजीर हवाबाजी ने तैयारा हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जाए हादसा का दौरा किया, जहाँ आला हुक्काम ने उन्हें ब्रीफिंग दी। कराची तैयारा हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 97 मैयतें निकाल ली गईं। तैयारे के 2 मुसाफिर ही जिंदा बच सके। जाए हादसा पर वफाकी हवाबाजी की टीम के मुआयने के बाद मलबा उठाने का काम शुरू किया जाएगा। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। लाहौर से कराची आने वाली PIA की परवाज एयरपोर्ट के करीब लैंडिंग से चंद लम्हात कबल हादसे का शिकार हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 97 मैयतें निकाल ली गईं। 2 अफराद बच सके, जिनमें जफर मसूद दारुल सेहत अस्पताल जबकि मोहम्मद जुबैर सिविल अस्पताल बंद सेंटर में जेर इलाज हैं। जाए हादसा से 66 मैयतें जिना अस्पताल, 31 मैयतें सिविल अस्पताल लाई गईं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 19 की शनाख्त के बाद मैयतें वर्षा के हवाले कर दी गईं। तमाम गैर शनाख्तशुदा मैयतों को ईदी और छीपा सरखाने मुंतकिल कर दिया गया है। दाई तहकीकात में तैयारे का ब्लैक बॉक्स तहकीकाती टीम के सुपुर्द कर दिया गया है। ब्लैक बॉक्स डिकोडिंग के लिए एयरबस कंपनी को रवाना किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स को डिकोड किए जाने के लिए वक्त दरकार होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद मलबा हटाने का काम तहकीकाती इदारों के मुआयने के बाद शुरू किया जाएगा। हैवी मशीनरी को भी जाए हादसे से हटा लिया गया है। जावेद काइम खानी, 24 न्यूज, कराची। कराची के इलाके वहीदाबाद गुलबहार के रहायशी वकास, उनकी अहलिया और 2 बच्चे भी तैयारा हादसे में शहीद हुए। मियां बीवी की शनाख्त हो चुकी है, बच्चों की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। DNA रिपोर्ट्स के बाद ही बच्चों की शनाख्त हो सकेगी। वकास और उनकी अहलिया मुलाजमत के सिलसिले में 1 साल से लाहौर में मुकीम थे। वकास और उनकी अहलिया की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर होगी। तो आपको बता रहे हैं ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची के इलाके वहीदाबाद गुलबहार के रहायशी वकास, उनकी अहलिया और 2 बच्चे भी तैयारे हादसे में शहीद हुए। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी न्यूज़ ब्रीफिंग कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हमेशा यहाँ मुतअद्दिद ईदें होती हैं और जो मजहबी त्यौहार हैं उनको एक्चुअली तो मुल्क में यूनिटी का बायस बनना चाहिए, इत्तफाक का बायस बनना चाहिए, बट बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर भी एक नफाक का जो है वो सिलसिला नज़र आता है। 1974 में रोयत हिलाल कमेटी की तश्कील हुई और ख्याल था कि अब ये मामला जो है वो सेटल हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा है कि रमज़ान और शवाल के शुरू में जब मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो हमेशा ही तनाज़े का बायस रहे हैं और एक तवील अरसे से पाकिस्तान में ये जो मसला है वो बरकरार रहा है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, पाकिस्तान में हमने जो
سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں حکومتوں نے پہ در پہ جو زیادتی کی وہ یہ کی کہ ہم نے جو فرقہ وارانہ معاملات ہیں ان کو ہم اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ملک کی معاملات میں. یہ نہیں ہو سکتا. ملک جو ہے, جو ریاست ہے وہ ابو ہوتی ہے فرقہ واریت سے, وہ اونچی ہوتی ہے, بالا تر ہوتی ہے تمام فروعی اختلافات سے. اس کو اپنے جو معاملات ہیں ان کو ایک اپنے آئین اور قانون کے تناظر میں چلانا ہوتا ہے. وہ گروپس کو اکاموڈیٹ نہیں کرتی, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پہ در پہ ہم مختلف گروپس کو, خصوصاً مختلف مذہبی گروپس کو ہم ہر وقت ہم اکاموڈیٹ کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے تمام جو فرقہ وارانہ گروپس ہیں وہ طاقتور ہو گئے ہیں, وہ اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور ملک ایک یہ جو ایک اظہار ہے جو عید کے اوپر ہمارا تنازع آتا ہے, ایک فرقہ وارانہ ہمارے نفاق کا ایک اظہار ہے کہ کس طرح سے ہماری ریاست جو ہے وہ جو ہمارے ان معاملات کے اوپر جس پہ آئین قانون کو, عقل کو, علم کو, دانش کو برتری دینی چاہیے, اس کو ہم اکاموڈیشن کے چکر میں دے دیتے ہیں. یہاں پر بھی ہمارے قاسم علی خان مسجد کے مولانا شہاب الدین پوپل زئی صاحب جو ہیں وہ ہر سال رمضان اور شوال کے نئے چاند کا علیحدہ اعلان کرتے ہیں. رویت ہلال کمیٹی میں علیحدہ اعلان ہوتا ہے, اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا جب ہم نے پچھلے سال جب یہ منسٹری میرے پاس آئی, چاند دیکھنا کوئی دنیا میں مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. اور اب تو جو اگلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اس وقت جو اسپیس سے وابستہ سائنٹسٹ ہیں یا اسپیس سے وابستہ ادارے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اگلے مشنز بھیجیں گے مون میں وہ زیادہ عرصہ کے لیے مون کے اوپر رہیں گے. لہٰذا یہ بھی انشاءاللہ 2024 میں, بلکہ اس 10 سالوں میں آپ سمجھیے کہ کافی حد تک یہ ممکن ہوگا کہ کئی لوگ جو ہے دنیا میں عید بھی چاند کے اوپر کر سکیں گے. تو اگلا تنازع تو پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ چاند پہ عید منائیں گے ان کو وہ عید کیسے منائیں گے. اس لیے جو اسلام ہے وہ تو عقل کا دین ہے, علم کا دین ہے, فارورڈ لکنگ مذہب ہے. جو مذہب شروع یہاں سے ہو کہ اقرا یعنی پڑھ, اور پھر جس کے جو پیامبر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں یہ تلقین کریں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے, وہ علم سے, عقل سے, دلیل سے وہ کیسے روک سکتا ہے. تو جو ہمارا جو مذہب ہے وہ مسلمانوں کو علم کی تلقین کرتا ہے, عقل کی تلقین کرتا ہے, سائنس ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی تلقین کرتا ہے. اور جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, سائنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ان کی اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں. اسلام علم کا دین ہے, عقل کا دین ہے, اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کی روشنی میں اسلام ایک فارورڈ لکنگ دین ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسلام جو ہے اور قرآن جو ہے وہ تمام جو علوم ہیں ان کا ماخذ ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ تمام جو علم ہے وہ قرآن پاک سے کے ماخذ ہیں. تو اس لیے یہ بات تو میں بالکل اس چیز کو مسترد کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے, عمران خان صاحب نے جب ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کا, جو پی ٹی آئی کا ایک اور وعدہ بھی یہ تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ تنازع حل کریں اور ایک عید دیں. اب عید جو ہے اس کا بڑا واضح ہے کہ دیکھیے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ عید جو ہے وہ دیکھ کے, یا جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ جی ٹیکنالوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے, پھر دیکھیے جب آپ اینک پہنتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی ہے, آپ عدسہ لگاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں اینک پہن کے دیکھوں گا تو وہ حلال ہے, اگر دوربین سے دیکھوں گا تو وہ حرام ہے. اور پھر یہ جو ساری ترقی ہے, جو دوربین کی ترقی ہے وہ کیا ہے, وہ عدسے کی ترقی ہے. آپ کا عدسہ جو ہے وہ آپ کی اینک میں لگتا ہے, وہ ایک بیسک عدسہ ہے, پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے, وہ دوربین بن جاتی ہے, اور پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے, وہ جو بڑی طاقتور دوربینیں ہبل ہے یا جو سیٹلائٹس میں ہمارے لگی ہوئی ہیں وہ دوربینیں بن جاتی ہیں. سو ان کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ تو عدسہ ہے, اور عدسہ چاہے اینک میں ہو چاہے دوربین میں ہو وہ ٹیکنالوجی ہے. تو ہم نے لیکن اس کے اوپر جو ایک پورا ہم نے ایک کمیٹی کریٹ کی. اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ ہماری جو اسپیس ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں وہ ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا. ہم نے جو میتھمیٹیشنز ہیں
हिसाबदान हैं हमने उनको साथ शामिल किया, इसमें हमने मेट ऑफिस के लोग जो हैं उनको हमने साथ शामिल किया, और इसमें फिर हमने उलमा की भी राय जो है वो भी हमने शामिल की, और फिर हमने इसका एक तरीकाकार जो है वो वज़ा किया। तरीकाकार यह है कि पाकिस्तान में हमारे पास 8 के करीब जो है वो रसदगाहें हैं, वैसे तो और भी छोटे मोटे बहुत हैं, लेकिन हमारे पास 8 बुनियादी रसदगाहें हैं। ये कराची में है, कोयटा में है, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, जीवनी, गिलगित और मुजफ्फराबाद में। अब देखिए, ये हम सिर्फ मेट ऑफिस के ऊपर हम नहीं इसको, जो जब हम कहते हैं कि चांद नजर आ गई, नहीं, ये सिर्फ हम मेट ऑफिस के ऊपर नहीं रहते हैं। हमारे पास 2-3 जो हमने जो क्राइटेरिया ले डाउन को, तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि चांद हो गया और सर्टनली हो गया है तो उसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए, ये इस वक्त शायद टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी चला सकें, तो सबसे पहले तो समझिए कि ज़मीन, और ये जब हम कहते हैं कि ये 29 का चांद है या 30 का चांद है तो उसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है, देखिए, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, जो कि 365 दिनों में ज़मीन अपना चक्कर जो है वो मुकम्मल करती है। चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। अगर ज़मीन स्टैटिक होती, यानी ज़मीन अगर चक्कर ना लगा रही होती, तो हर 27 दिन में चांद का चक्कर ज़मीन के गिर्द जो है वो मुकम्मल हो जाता। लेकिन चूंकि ज़मीन खुद भी गर्दिश कर रही है, लिहाजा चांद को 29 दिन से कुछ ज़्यादा टाइम लगता है ज़मीन के इर्द गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में। चूंकि 29 से कुछ देर ज़्यादा लगता है, तो इसलिए जो महीना है वो कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है। जब हम कहते हैं कि नया चांद जो है वो हो गया है, नया चांद हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब सूरज, चांद और ज़मीन बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं, तो चांद का जो एक हिस्सा है वो तारीक हो जाता है और ज़मीन से हमें चांद नज़र नहीं आता। जब यानी सूरज, चांद और ज़मीन एक लाइन में आ जाएंगे तो ज़मीन से हमें चांद नज़र जो है वो नहीं आएगा, बिकॉज सूरज की वजह से। और इस जो अमल है उस दिन को हम कहते हैं कि चांद का जन्म जो है वो हो गया, इर्तकाज़ जो है वो हो गया। अब जिस दिन चांद का इर्तकाज़ होगा उस दिन चांद नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें 2-3 इश्यूज हैं। जाहिर है कि अगर सूरज की रोशनी है या चांद है वो तो नज़र नहीं आएगा, लिहाजा जो सऊदी अरेबिया का कैलेंडर है उसका उसूल ये है कि अगर मक्का मुकरमा में जो सूरज के गरूब के 1 मिनट बाद अगर चांद का गरूब होगा तो वो डिक्लेयर करते हैं कि जी ये चांद जो है वो नज़र आ गया। हमारे जो सारी टीम थी, इन्होंने पूरा उसको देखा, इन्होंने कहा जी देखिए, मिनिमम 38 मिनट का अगर गरूब आफ्ताब में और चांद के गरूब में फ़र्क होगा तो वो विजिबल होगा, अदरवाइज सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होगी चांद नज़र नहीं आ सकता। लिहाजा पहला असूल तो हमने ये तय किया कि सूरज के गरूब होने में और चांद के गरूब होने में 38 मिनट का फ़र्क जो है वो होना चाहिए। सूरज और चांद का जो दरमियानी जाविया है उसको एलोंगेशन कहा जाता है। इसी तरह से जो नीचे से हम ऊपर देखते हैं चांद को, उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। जो चांद के ऊपर यानी इल्यूमिनेशन, उसकी रोशनी कितनी होनी चाहिए, उसको इल्यूमिनोसिटी कहा जाता है। और जो चांद की विड्थ है उसको क्रिसेंट विड्थ जो है वो कहा जाता है। और ये जो एक बुनियादी फ़र्क मैंने आपको बताया है, ये मैं अब इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार क्यों पूरी दुनिया में चांद इस वक्त ईद जो है वो एक ही दिन के ऊपर हो रही है। यानी चांद की हमारा अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारा ये है कि चांद की जो ऊंचाई है वो 6.5 डिग्री होनी चाहिए, उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ जो है 4.17 आर्क मिनट होनी चाहिए, जो उसकी इस्लामाबाद ले चलते हैं जहां वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। हमारी जो सरहदें हैं वो हमारे लिए मुकद्दम और मुकद्दस है। हो सकता है कि मैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के कहूँ कि नहीं, मैं तो सऊदी अरब के लॉज को फॉलो करूँगा, और या मैं ईरान के लॉज को फॉलो करूँगा, या मैं मलेशिया या टर्की के लॉज को फॉलो करूँगा। जी नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान की सरहदें हमारे लिए मुकद्दम हैं।
पाकिस्तान की सरहद के अंदर जो भी होगा उसके हम जो है वो जिम्मेदार हैं। हम अपना एक नेशन स्टेट हैं और हमें अपनी सरहदों के ऊपर फ़ख्र है, हमें अपने मुल्क के ऊपर फ़ख्र है, हमें अपने कल्चर के ऊपर फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि दोबारा जिस तरह मैं कह रहा हूँ, हमने अपनी रिकमेंडेशन वफाकी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो है वो भिजवा दी है और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का अपना एक जो है वो रोयत हलाल कमेटी का है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिस तरह से फैसला करेगा हम जाहिर है कि उसको फॉलो करेंगे। बाकी हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक मैं फिर एक दफ़ा कह दूं कि इंशाल्लाह कल 24 मई को पूरी मुस्लिम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ईद होगी। शुक्रिया। तो आपको बताएं कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना है कि वजारत साइंस के मुताबिक कल 24 मई को पाकिस्तान में ईद होगी। आज सांगड़, बदीन, ठट्टा में शवाल का चांद देखा जा सकता है। शवाल के चांद का इर्तिकाज हो चुका है, जबकि दुनिया के तमाम इस्लामी मालिक में कल ईद है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि कल 24 मई को पाकिस्तान में ईद होगी। कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाले टेक्सटाइल डिजाइनर फरहान कादिर को घोटकी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अजीज व खैरब समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर तैयारा हादसे में शहीद होने वाले टेक्सटाइल डिजाइनर फरहान कादिर को घोटकी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 24 न्यूज़ के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में सवार थे। हैदराबाद में उनके आबाई घर में अहले खाना अंसार नकवी की याद में बेचैन हैं। उनके भाई शफात नकवी का कहना है कि अंसार नकवी सिर्फ अहले खाना बल्कि अहले मोहल्ला से भी नहायत शफकत से पेश आते थे। उनका मजीद क्या कहना है, मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली हमजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ अंसार नकवी के आबाई घर में, और मेरे साथ इस वक्त उनके भाई मौजूद हैं जो कि शिद्दत से अपने भाई का इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी यादें जो हैं उनको याद कर रहे हैं। मैं जान लेता हूँ शफात नकवी से कि वो किस तरह से अंसार नकवी साहब के साथ रहते थे, किस तरह से वो घर में ज़िंदगी गुजारते थे और किस तरह से ईद समेत मुख्तलिफ त्योहारों पर वो खुशियाँ बांटते थे। आप बताइएगा अंसार नकवी साहब के साथ किस तरह से दिन गुजरे और क्या खिदमत थी उनकी। अंसार भाई बहुत एक नफीस इंसान थे, बहन भाइयों से, माँ बाप से, यारों के यार, दोस्तों के दोस्त, महल्ले में गरीबों की मदद करना, सबका ख्याल रखना, माँ की बेइंतहा खिदमत की। अभी 26 महीने हुए हैं वालदा के इंतकाल को। उसके बाद अंसार भाई की खबर आ गई। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या है क्या नहीं। अब तक उनका ये नहीं पता चला है कि वो ज़िंदा हैं या शहीद हो गए हैं या क्या है। आप सोच नहीं सकते कि वो बिल्कुल नीचे से ऊपर आए। इतनी मेहनत की है और इतनी ईमानदारी से और लगन से अपने काम किए और लोगों की खिदमत की है, और बचपन के दोस्त आज तक उनके साथ वैसे ही हैं जैसे बचपन में थे। जी बिल्कुल, इनके भाई का यही कहना है, आप दीदा भी हैं, और इनका यही कहना है कि अंसार नकवी साहब जो थे उनकी खिदमत लाजवाल थी, बेमिसाल थी। हैदराबाद में वो एक बड़ा नाम थे जो कि मजलूमों की आवाज़ बने और फिर आगे जाकर। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।